हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं रश्मि रंजन। तो चलिए, आज का क्लास जैसा कि आप सभी को एक दो दिन पहले ही हमने आप बता दिया था यहाँ पे कि निमी के जो क्वेश्चन है उसका क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे निमी पैटर्न वाले जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे थ्योरी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे ज़रूर से ज़रूर मैच करेंगे, क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन तो आपको आना ही नहीं है। और अगर आप लोग पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लगभग आपका 70% 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो बहाली आने वाली है रेलवे लोको पायलट की, डीआरडीओ की भी एग्ज़ाम होने वाली है ना, और डीएमआरसी की भी बहाली आने वाली है। तो और जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उस सब का तैयारी हम आप सभी को एक साथ कराएंगे। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लोग निमी पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप निमी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने ट्रेड के बारे में जो आपका एनसीबीटी है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका जो आईटीआई है ना, ये आईटीआई जो है आपका, तो आईटीआई आपने अगर एनसीबीटी, देखो ये तो दो बोर्ड, यहाँ पे दो बोर्ड से कराई जाती है। एक तो आपका होता है स्टेट का, है ना, और एक होता है नेशनल का। तो स्टेट में आप जानते हैं कि एक एससीबीटी आपका आता है, ठीक है, और एससीबीटी के बाद आपका कौन सा होता है, एनसीबीटी होता है। ठीक है, तो एससीबीटी यहाँ तो आपका होता है जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, और एक होता है एनसीबीटी। ओके, तो जो एनसीबीटी होती है ना ये वाली, तो ये नेशनल लेवल पे होता है, ऑल इंडिया विभाग पे आप कहीं भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एससीबीटी वाले में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फॉर्म आप इसमें भी भर सकते हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप लगाना पड़ता है। अदरवाइज यहाँ पे फॉर्म भरने के जो चांसेस होते हैं एससीबीटी में काफ़ी ज़्यादा ही क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एनसीबीटी के बारे में बताएंगे जो आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एनसीबीटी जो होता है ना, ठीक है, तो एनसीबीटी का स्थापना सबसे पहले आपका कब हुआ था ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो एनसीबीटी की जो स्थापना हुई थी ये 1956 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1956 में हुई थी। क्लियर है। अब ये बोला गया है कि ये जो 1956 में आपकी स्थापना हुई थी ये किस टाइप का बॉडी था, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके, एडवाइजरी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बताना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी अगर आपसे कोई पूछ देते हैं ऐसे जनरली, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मुख्यालय होता है वो मुख्यालय इसका कहाँ होता है, न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय, आपकी नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो ये चीज़ें ना आप ध्यान रखना कि जब भी आपका एनसीबीटी का मुख्यालय पूछा जाए तो वो आपका नई दिल्ली होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे आईटीआई में ट्रेड हैं जो कि कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड भी हैं, ठीक है, और कुछ आपका टेक्निकल ट्रेड भी हैं। तो ये चीज़ें आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, निमी की क्लासेस अगर आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है, चलिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे। आपके पास टाइम कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से रिविज़न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर पे चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ टो, है ना, टो कैप आर यूज टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ फिट एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग इक्विपमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो शिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है, शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी इक्विपमेंट का जब आप यूज़ करते हो, जनरली जब आप इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर अपने कॉलेज वगैरह में करते हो, है ना, वर्कशॉप लैब में, तो इक्विपमेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं,
कमजोर होते हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, शिफ्ट करना होता है। तो उसी को बोल रहा है कि जब आप किसी भी इक्विपमेंट को शिफ्ट कर रहे होते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो पैर से कुचलने से बचने के लिए, जो आपके पैरों के नीचे जब आपके क्या होते हैं, शिफ्टिंग इक्विपमेंट आ जाते हैं, तो क्या होते हैं, खराब होंगे, दोबारा आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब आपके पैरों के नीचे कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग आंसर यहाँ पे देना कि क्या स्टील की टोपी लगाई जाती है उसमें, है ना, जो इक्विपमेंट होता है उसमें क्या टोपी लगाई जाती है स्टील की, क्या प्लास्टिक की टोपी होती है, रबड़ की टोपी होती है, चमड़े के पैर की टोपी होती है। तो आंसर आप सभी लोग बताना यहाँ पे, हम आपको आंसर बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे स्टील टॉप कैप कैप लगा रहता है, कैसा कैप रहेगा, स्टील टॉप कैप लगा रहेगा। स्टील टॉप कैप इसलिए लगा होता है कि काफी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है और बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस आर क्लासिफाइड। देखो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, फायर के बारे में बोल रहा है, तो कौन सा ऐसा वर्गीकरण करना है किस फायर कैटेगरी में आपका गैस और तरल गैस का वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो आपका फायर है, ठीक है, फायर ए है, बी है, सी है, डी है, ओके। तो आप लोग ना बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, फर्स्ट चैप्टर है ये, जब आप लोग वहाँ पे सेफ्टी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी, तो आप लोग देख लेना, अगर थ्योरी का बुक होगा आपके पास ना, तो उसमें आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। अलग अलग फायर का अलग अलग क्लासेस वहाँ पर डिफाइन किया गया है, ओके। तो बोल रहा है आपका कि गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो किसके बारे में बोल रहा है, गैस और तरल गैस का, लिक्विड फॉर्म में सॉरी गैस फॉर्म में होगा उसके लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा। इसको हम लोग क्लास सी के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। गैस और जो तरल गैस होता है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, क्लास सी के कैटेगरी में रखेंगे, ओके। तो क्लास सी फायर जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लास सी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, ओके। चलो 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, विच फायर एग्जिस्ट जेडस इज यूज टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर, ठीक है। क्या बोल रहा है, सी टाइप ऑफ फायर, यानी कि क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है, ठीक है। क्लास सी का, यानी सी तो आप जान रहे हैं कि किस में आ रहा है, गैस के लिए यूज किया जा रहा है ना, गैस टाइप का, इसमें आपका क्या रहेगा, फायर रहेगा। तो उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक जो यूज किए जाते हैं, यानी कि जो यंत्र यूज किए जाते हैं कौन सा होगा, है ना। क्या वो फॉर्म प्रकार का होगा, पानी की जेट होगा, या फिर सूखा चूर्ण होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि फॉर्म टाइप होगा, जेट ऑफ वाटर होगा, ड्राई पाउडर होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैस फॉर्म जब भी होता है ना, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि क्या होगा, फॉर्म जो रहता है आप लोग देख रहे होंगे कि फॉर्म भी एक गैस के तरह ही होता है, ठीक है। पानी जब आप क्या करते हो, अभी देखना ध्यान से, सिलेंडर में जब आगे तेज होती है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हो, पानी वगैरह जो जितने भी चीज होते हैं उसको हम साइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पानी के जब पानी के अंदर ये आती है, यानी कि पानी के क्या बोल सकते हैं उसको, सापेक्ष में आती है ये, ठीक है, तो वहां पे आग बहुत ही ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये भी सही नहीं होता है, ठीक है। सूखा चूर्ण, यानी कि जो ड्राई पाउडर होते हैं, ये इसको जब हम लोग क्या करते हैं, गैस के फॉर्म में यूज कर उस पे डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, अग्निशामक का काम करता है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा होगा आंसर इसका बताइएगा, क्लास ए की बात कर रहा है। तो क्लास ए जो होता है, क्लास ए वाला जो अग्निशामक होगा, सॉरी अग्नि होगा, यानी कि फायर होता है, वो आपका कैसा फायर होगा, जो आपका लकड़ी से लगा होगा आग, है ना, लकड़ी से, यानी कि वुड में, जो हम लोग के घरों में वगैरह में आग लग जाते हैं ना, है ना, लकड़ी कोयला ये सब से,
तो वो जो गैस होता है, ये जो आग होता है, फायर होता है, वो किस में आता है, क्लास ए में आता है। तो उसको हम लोग अगर बुझाना चाहेंगे तो किस चीज का यूज करेंगे, तो आप लोग को पता है कि ऐसे आग को हम लोग पानी के जेट से बुझा सकते हैं, है ना। जब होता है ना गांव घर में बहुत सारे आग जल जाते हैं तो हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो वो पानी की जेट को लेके आता है और फिर उसको वहां से बुझाया जाता है ना। तो ये क्लास बी में कौन सा आ जाएगा, जो लकड़ी वगैरह या कागज से, पत्ते वगैरह सूखी चीजों से जो आग लग जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लास ए। और इसका यूज पानी को बुझाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आंसर बी। क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। what is the shape of mandatory sign। mandatory sign का मतलब है अनिवार्य संकेत का आकार क्या होता है। एक बात ध्यान रखना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका आएगा कि वार्निंग साइन होता है, वो किस तरह का होता है, ठीक है। कैसा वार्निंग साइन, वार्निंग मतलब क्या, जो खतरा का निशान होता है, तो खतरे को जो वार्निंग साइन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनिवार्य जो कंपलसरी जो आकार होता है वो कैसा होता है आपका, तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ये आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है। कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा बी। और जो आपका वार्निंग साइन होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। और ट्रायंगुलर शेप में आपका कलर लगभग ज्यादा से ज्यादा कलर आपका येलो रहता है, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेथड इज यूज फॉर ब्लैंकेटिंग विथ फॉर्म टू एक्सिजियस द फायर। यानी कि आग बुझाने के लिए, क्या बोल रहा है, आग बुझाने के लिए जो फॉर्म के साथ कम्बलिंग के लिए किस विधि का यूज किया जाता है। देखो जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, कुछ गैसेस का कुछ अलग ही तरह का क्या होता है, मिलावट होता है, ठीक है। तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है आप सभी को। 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो वो जो विधि होता है वो विधि कौन सा होता है, स्मूथरिंग होता है। कैसा होता है, स्मूथरिंग होगा, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट। जो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो कैबिनेट होता है, ठीक है, उस कैबिनेट का सामग्री को यानी कि बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होगा, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होंगे, या इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका होता है कि कोई भी अगर वस्तु बनाना है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, है ना, उसके लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। ओके तो यहाँ पे ध्यान रखना कि उसके लिए सीट मेटल का यूज किया जाता है। किसका, सीट मेटल का, यानी कि जो धातु की चादर होती है उसका यूज किया जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट की यूज की जाती है उसके लिए सीट मेटल का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का डी होगा। ओके 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड। अब इसको मुझे बताने की जरूरत है क्या, मैंने तो पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि वार्निंग साइन होता है, ठीक है, वार्निंग साइन बोर्ड होता है, उसका जो शेप होता है कैसा होता है। आप सभी लोग इसका आंसर जान रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने आपको बता भी दिया था। टेलीग्राम पे अभी क्विज चला था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन वहां पे दिया था। एक बात और बताना है कि अगर आपको टेलीग्राम पे डेली का क्विज देना है तो वहां पे आपकी जो ट्रेड थ्योरी है उसकी भी एक क्विज अभी चल रही है कंटिन्यू, ठीक है। दूसरा आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो उसका भी अभी स्टार्ट हो गया है, और कुछ कुछ क्विज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो आप सभी को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कराने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब से तो हेल्प हो ही जाएगा, टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज आप लोग देख लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ या रश्मि रंजन, है ना। तो फेसबुक पेज पे भी हम लोग अब अपलोड करेंगे सारी चीज़ें, आप लोग वहाँ पे देख लेना। और दूसरा टेलीग्राम पे जाके आप लोग देख लेना, और क्विज जरूर अटेम्प्ट करना। सुबह में भी होती है, ठीक है, और शाम को भी आपकी क्विज चलती है। तो जरूर से जरूर वहाँ पे अपडेट होते रहना कंटिन्यू, और अपने आप को ना इम्प्रूव करने की कोशिश करना,
ठीक है। चाहे टेस्ट कैसा भी हो, कोई भी चैनल पे हो, कोई भी कहीं पे भी आप रहो, अपने आप को इम्प्रूव करना है टेस्ट दे के, बस इतना ही करना। ओके, अपना बेस्ट देना। आई होप सो आप लोग का एग्जाम निकले और आप लोग जल्दी सक्सेसफुल हो। ओके, चलो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होता है? त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर शेप में आपका वर्निंग साइन होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? विच क्लास ऑफ फायर इज क्लासिफाइड इन्वॉल्विंग मेटल? है कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें आपका इन्वॉल्विंग मेटल्स की बात कर रहा है, यानी कि अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया है? अब आपको यहाँ पे दो टाइप का आपने अग्नि देख लिया है। पहला आपका ए था जिसमें लकड़ी, पेपर, जो घास फूस होते हैं वो हो जाएगा ए टाइप में। ठीक है, दूसरा आपका क्या था? आपका एक और क्लास यहाँ पे बताया मैंने, उसमें आपका क्या था? गैस के फॉर्म में था, जो कि क्लास सी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धातु को शामिल किया गया है। अब ये कौन सा आपका क्लास फायर होगा, तो ये बताना है आपको कि कौन सा होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे आपको मैंने सारा क्लास के बारे में बताया है। अब बी क्लास बचा है, उसका भी आपका क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो क्लास ए होता है उसके लिए हम लोग किस फॉर्म में उसका यूज किया, मतलब किस फॉर्म में वो आग होता है? लकड़ी के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और पेपर वगैरह होंगे, घास फूस होंगे, तो वो क्लास ए हो जाएगा। क्लास बी में, सॉरी, क्लास सी में आपका कौन सा था? क्लास सी में आपका गैस था और लिक्विड फॉर्म का था। ठीक है, क्लास डी में आपका, जिसमें आपका मेटेलिक आग होता है, मेटेलिक से आग जनरेट होगा। ठीक है, उसमें हम लोग कौन सा क्लास डिफाइन करेंगे? क्लास डी। ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्लास डी हो जाएगा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है? विच स्टेप इज फॉलोड फॉर treating अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक? बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है? यानी कि जब क्या होता है, कोई भी इंसान, कोई भी इलेक्ट्रिशियन अगर वो बिजली के खंभे पे चढ़ता है, यानी कोई भी बिजली का काम कर रहा है, अगर उसको झटका लगता है उस दौरान पे, तो यहाँ पे कौन सा आपको कदम उठाना चाहिए ताकि वो सेफ रहे? है ना, जब तक आप डॉक्टर के पास उसको नहीं ले जाते हैं तब तक उस इंसान को, उस जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बीमार लोग हो गए वहां पे, उनको बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला दे रखा है कि प्रोवाइड वाटर, यानी पानी को उपलब्ध कराना चाहिए, क्या आपको उसको पानी देना चाहिए? ठीक है, दूसरा बोल रहा है कीप द विक्टिम कोल्ड, पीड़ित को ठंडा करना चाहिए, यानी कि उसके बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो है उसके अकॉर्डिंग से क्या उसको नॉर्मल कोल्ड करना चाहिए क्या? उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पीड़ित को कोट से, यानी कि किसी भारी भरकम जो आपका कपड़े वगैरह मोटे होते हैं, क्या उसको उससे ढकना चाहिए, या फिर पीड़ित को हवादार जगह पे, यानी कि स्पेस देना चाहिए, खुली जगह पे उसको ले जाना चाहिए? तो आंसर आप लोग बताइएगा 10 का क्या होगा। ठीक है, 10 का आंसर आपका पहला कि पानी नहीं देना चाहिए। देखो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो पानी उसके लिए सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, तो पानी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठंडा करना चाहिए नहीं, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहिए, ठंडा नहीं होने देना चाहिए। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि पीड़ित को कोट से ढकना चाहिए। कोट से ढक के क्या फायदा है? अगर ढक भी दिए हैं तो चलो ठीक है, उसको खाली जमीन पे नहीं सुलाना चाहिए, कोट से तो ढकना ही चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, उसके ब्रीदिंग को प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा, है ना, उसके सांस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा खुले जगह पे ले जाके उसको आराम से किसी लकड़ी के या किसी जो आपका क्या होता है इंसुलेटर वाली चीज़ें उस पर रखना चाहिए, उसको हवा आने देना चाहिए ताकि उसकी सांसें हो, कम से कम वो नॉर्मल तरीके से चले। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर सही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन? निषेध संकेत का आकार क्या होता है, कैसा होता है ना, क्या बोल रहा है? निषेध का, यानी कि आपका अब ये बोल रहा है निषेध संकेत का आकार कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए? तो इसका आकार आपके कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए, यानी कि गोल होना चाहिए। आंसर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो 12 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी से ये क्वेश्चन है आपका, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी ग्रुप साइन। यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी के साइन आपका दिया हुआ है, ये ग्रुप है सेफ्टी का, ठीक है। तो आपको ये बताना है देख के कि इस चिन्ह का नाम क्या है, ये जो आपका सेफ्टी ग्रुप साइन है इसका नाम क्या है। आंसर बताइएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ये आपका अनिवार्य संकेत है, ठीक है। मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन क्षेत्र में जाइए या फिर किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाइए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कंपलसरी है, इसके बिना आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया है कि ये मैंडेटरी साइन है, यानी कि अनिवार्य संकेत है। क्योंकि सूज, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए शूज़ तो काफ़ी कंपलसरी है। ये आपके ग्लव्स है। ग्लव्स की आप कितने तार को छू रहे हैं, कैसे झटका लग सकता है उसको छूने के कारण, तो इसलिए उससे सेफ्टी के लिए आपको हैंड ग्लव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हेलमेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये सारे जो साइन है ना, ये मैंडेटरी साइन होते हैं, इसलिए ताकि इसको आपको अंदर जाने से पहले अनिवार्य है, इसको आप पहन के तभी जाना है आपको, ठीक है। तो ये साइन मैंडेटरी होगा, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सर्विलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। क्या बोल रहा है, कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है। मतलब ये कि ऐसा क्या है कि जो बिजली के झटके से क्या होता है, गंभीर रूप से प्रभावित करता है इसको, है ना। गंभीर मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस तक बोल रहा है ना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से। तो यहाँ पे बोल रहा है ए नंबर में कि बहुत कम डीसी वोल्टेज, यानी कि जो डीसी वेरी लो डीसी वोल्टेज होता है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा बिजली के झटके को प्रोवाइड करता है क्या। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। डीसी पे करंट नहीं लगेगा, थोड़ा सा झटका होगा, वहाँ झंझना के रहेगा, बॉडी में कहीं भी आप टच कराओ थोड़ा सा झंझनाहट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। यहाँ पे गंभीर पूछ रहा है ना, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिंसियर है। दूसरा बोल रहा है ड्यूरेशन ऑफ करेंट पासिंग, करेंट गुजरने की अवधि होती है, उस टाइम पे होती है ना। तीसरा है माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर, व्यक्ति को झटका लगना, व्यक्ति को झटका लगना तो रिलेट ही नहीं कर रहा है कहीं से भी। दूसरा बोल रहा है कि माइक्रो एम्पियर, अब एक बात बताओ, माइक्रो एम्पियर क्या होता है, वो तो डीसी में ही आएगा आपका, है ना, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मिली एम्पियर रहेगा ना तब कुछ असर पड़ेगा, माइक्रो में तो असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बी वाला देख रहे हो तो यहाँ पे बोल रहा है करंट गुजरने की अवधि, एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आप वहाँ पे कितनी ज़्यादा करंट दे रहे हो सर्किट में, या उस तार से कितनी ज़्यादा करंट वहाँ से गुजर रही है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है ना, यहाँ पे ये प्रोसेस में आपको झटका लगेगा, वो भी बहुत तगड़ा वाला झटका लगेगा, ठीक है। तो अभी देखते हो कि इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो कभी कभी उनके बॉडी पे आग लग जाती है, या फिर लोग ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, उनके बॉडी में पूरे पूरे ब्लैक 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 पूरे बॉडी हो जाते हैं, वो कौन सा सिचुएशन होता है। तो वो जो ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग होता है ना, ये वाला सिचुएशन काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर सभी लोग देखे होंगे, अगर मेरे पास पिक्चर्स होंगे तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण को मापा जाता है, यानी जांच की जाती है। तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है, उसके द्वारा आपको जो एंगल मापा जाता है बताना है कि ट्राई स्क्वायर के थ्रू हम लोग कौन से एंगल को मेजर करते हैं। तो 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। या ध्यान रखना, ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री को क्या करता है, मेजर करेगा, है ना, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। अभी किसी को बताने की जरूरत है क्या, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, जाहिर सी बात है ना, जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में कहीं पे भी अगर हम लोग सर्किट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो किसके लिए पड़ेगी वो, क्या वो स्क्रू को पकड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है, या फिर स्क्रू को कसने या ढीला करने की, यानी कि टाइटन और लूजन स्क्रू को
करने के लिए, या फिर तंग या ढीला बोल्ट के लिए यानी कि टाइटन और लूज बोल्ट के लिए टाइटन और लूज रिवाइड्स के लिए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो स्क्रू होता है ना, जब हम लोग सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्क्रू लूज रह जाता है, ठीक है। और लूज रह जाने की वजह से क्या होता है, जो आपका सर्किट होता है ना उसमें क्या फ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लैक्चुएट करते रहेगा, हिलते डुलते रहता है ना। तो उसी को हम लोग टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। या फिर जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया, इसकी वजह से सर्किट ब्रेक यानी टूट सकता है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम उसको थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर होगा कि या तो स्क्रू को आप लूज कर सकते हैं या फिर उसको टाइट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बिट यूज टू इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन। अब देखो एक चीज बताना है यहाँ पे कि आप लोग ड्रिलिंग मशीन जरूर देखे होंगे, अपने घर में भी देखे होंगे, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल की बात कर रहा है। हैंड ड्रिल मतलब क्या होता है, अगर आप उसको उसके सॉकेट को क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में पास, सॉरी इलेक्ट्रिक बोर्ड में क्या करते हो, उसके सॉकेट को लगाते हो, ठीक है। तब वो क्या करता है, काम करना स्टार्ट करता है। और ये क्या काम करता है, तो कहीं पे भी लकड़ी वगैरह में होल करना हो या फिर दीवार में होल करना हो, ठीक है। जब आप सर्किट बनाते हैं तो वो जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें होल करना हो, है ना, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, हैंड ड्रिल मशीन की यूज करते हैं। अब यही हैंड ड्रिल मशीन का जो बीट होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, हैंड ड्रिल बना हुआ है, ओके। यहाँ पे ये क्या होता है, बीट लगा होता है, ठीक है। बीट कैसा होता है, नुकीला टाइप का होता है, ये वाला, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीट कहते हैं, ठीक है। तो इस बीट का साइज पूछा गया है कि कितना होता है, ओके। तो बीट का साइज आप लोग को बताना है कितना होता है इसका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.5 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सही डी हो जाएगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, विच टूल इज यूज फॉर शिमिंग द फ्यूनल लाइक टेपर। टेपर जैसे फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, यानी कि टेपर जो होता है आपका, है ना, तो सॉरी टेपर जो होता है उसको जोड़ने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी होगा, ब्लो हॉर्न स्टैक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ब्लो हॉर्न स्टैक का यूज करते हैं, जो कि आपके टेपर होते हैं उसके साथ में फनल को जोड़ा जाता है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा डी। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि देखो इसमें दो पार्ट दिए हैं। एक तो इसका ब्रशिंग पार्ट है जो कि कैसा दिख रहा है, आपका दांत जैसा दिख रहा है ना, तो इसमें आप देख रहे हो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, इसके बारे में पूछ रहा है, ये पोर्शन के बारे में कि इसका नाम क्या है, यानी कि ये क्या है, आड़ी है ना, क्या है आपका, आड़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना, what is the indicate by the arrow mark, ये वाला मार्क है x, एरो मार्क इज शोइंग ऑपरेशन। ये जो ऑप्शन दिया, ये जो आपका फिगर दे रखा है, इसका नाम पूछ रहा है कि ये क्या है ना। तो आपको बताना है इसका कि क्या है ये, कट की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ कट, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर यानी दबाव की दिशा, रिवर्स पोजीशन ऑफ ब्लेड यानी ब्लेड की उल्टी स्थिति, है ना। और डी में दे रखा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड यानी कि ब्लेड की गति की दिशा। तो आप सभी लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दबाव की दिशा। क्या कहते हैं, दबाव की दिशा। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर होता है, क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वुड रेस फाइल। जो आपका फाइल होता है जिससे लकड़ी काटते हैं, है ना, तो उसको हम लोग किस पर्पस से यूज करते हैं, यानी कि वुड
रास फाइल का उद्देश्य क्या होता है, लकड़ी का कटर होता है ना, उसका उद्देश्य उसके उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, क्या वो 90 डिग्री कॉर्नर्स होता है धातु को यानी कटिंग मेटल के लिए यूज करते हैं, फिनिशिंग फ्लैट एज के लिए करते हैं, या फिर क्या प्रारंभिक रफ काम के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लकड़ी, एक मोटा सा लकड़ी रहेगा, ठीक है, तो उस लकड़ी का तो आप ऐसे यूज कर नहीं सकते हो, है ना। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग पीरियड जब आप लकड़ी को कट करोगे, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो वुड रास फाइल होता है उसका यूज करते हैं, यानी कि प्रारंभिक रफ काम के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे रफ की चीजें होती है उसको सपाट करने के लिए, उसको प्लेन करने के लिए। क्लियर है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू रेस्क्यू द द पर्सन इन इलेक्ट्रिक कंटेंट। ओके, विद्युत संपर्क में कोई व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम हम लोग को क्या उठाना चाहिए, है ना, ऐसा बोला गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया था ना ऊपर आपको, तो इस तरह से आप लोग सेफ्टी वाला पोर्शन जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो आपको सेफ्टी चैप्टर से आ ही जाते हैं, तो याद रखना है। तो ये बोल रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति है, अगर वहाँ किसी को उसको झटका लग गया है, तो उसको सही करने यानी उसको बचाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पता चलता है तो, है ना। तो पहला ऑप्शन है ब्रेक द कॉन्टैक्ट, यानी संपर्क को तोड़ दो, कॉल द डॉक्टर, या फिर डॉक्टर को बुला लो, स्विच ऑफ पावर सप्लाई, या फिर स्विच को ऑफ कर दो जो पावर सप्लाई जहाँ से मिल रही है वहाँ पे, या फिर पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट, या फिर बिजली के संपर्क से व्यक्ति को खींचो। तो क्या करना चाहिए आपको, देखो फर्स्ट कंडीशन, संपर्क तोड़ देना, नहीं, ये संपर्क अचानक से तो तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर तो करंट प्रवाह हो रहा है, तो संपर्क कैसे तोड़ोगे वहां से, काफी टाइम भी लगेगा, है ना। डॉक्टर को बुला ले, जब तक डॉक्टर को आप फोन करोगे बुलाओगे उसको आने में इतना टाइम लगेगा, तब तक इंसान का ना सत्यानाश हो जाना है, भगवान के पास चले जाना है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहला जो काम होता है किसी भी इंसान को बचाने के लिए, या फिर ब्रेक द कॉन्टेक्ट, संपर्क को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने के लिए, सबसे पहले उसका जो पावर मेन सप्लाई होता है ना, वहां से आपको पहले लाइट को ऑफ करना होगा, है ना। तो पावर सप्लाई जैसे ही बंद होगा, ऑटोमेटिक करंट क्या होगा, प्रवाह करना बंद कर देगा, और तब जाके वो खुद ही संपर्क भी तोड़ देगा, है ना। उसके बाद ये जब होता है, और जब आपको पूछे कि दूसरा में क्या कर, दूसरा कदम क्या होना चाहिए, तो पहला कदम तो ये हो गया, दूसरा का आपका अगर पूछा जाए तो दूसरा कदम क्या हो जाएगा, बिजली के संपर्क से व्यक्ति को खींचे, यानी कि आपने पावर ऑफ कर दिया है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको क्या करना है, उसके जो जहाँ पे भी वो चिपका हुआ है, यानी कि उसके बॉडी में जो वायर लगे हुए हैं, तो उसको वहां से पहले हटाना है। ओके, हटाने के बाद यहाँ पे थर्ड में हो जाएगा आपका संपर्क, यानी कि उसके वायर से उसका कांटेक्ट हटाओ, फिर जो भी प्रोसेस है आगे करो, डॉक्टर को बुलाओ तब तक, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ पावर सप्लाई, मेन सप्लाई को ऑफ कर देना। क्लियर है। तो आज के लिए बस 20 क्वेश्चन, कल मिलेंगे फिर हम 20 से आगे को क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को लेके, और कंटिन्यू वीडियो आप लोग ज़रूर देखते रहना, ताकि हम और भी वीडियोस आप सभी के एग्जाम तक लाते रहेंगे कंटिन्यू। आपकी अब इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके क्विज जरूर देना और ये क्लासेस अटेंड करते रहना। आई होप सो कि जल्दी से जल्दी आप लोग का एग्जाम निकल जाए, और एग्जाम जैसे निकलेगा तो मुझे जरूर मैसेज करना। ओके, तो आप लोग ना जब वीडियोस देखते हो ना, तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर भेजते रहो। ओके, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।